विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में संगठन को मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी है। भारत मौसम विभाग की ओर से आज राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को लेकर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गुलाबी नगरी में 2 दिवसीय गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रमजान के पाक और मुकद्दस महीने की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर में रमजान की शुरुआत से ही रौनक नजर आने लगी है। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में उड़द की खेती करके ले अधिक पैदावार। गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। बहुत से किसान भाई जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है, वे अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में उड़द की खेती करते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं। बीजों की बुआई के समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही उत्पादन और उपभोक्ता में भी भारत पहले स्थान पर है। उड़द प्रमुख दलहन फसलों में से एक है। इसकी हरी फलियों की भाजी और बीजों से दाल, पापड़, दाल बड़े इत्यादि भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं। उड़द की सासीर ठंडी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में उड़द की फसलें मुनाफे की खेती साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में उड़द की खेती के बारे में। उड़द की फसल से अधिक उत्पादन लाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए PDU-1, T9, TPU-4, LVG 20 आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकास की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती के लिए रबी फसलों को काटने के तुरंत बाद खेत की जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़ देना चाहिए।
उसके बाद खेत का पलेवा कर दे और पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बनाएं। किसान भाइयों की किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की बुवाई फरवरी महीने के अंत से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। बोनी में देरी होने पर फूल आते समय तापक्रम में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं, जिससे उड़द की उपज प्रभावित होती है। किसान भाइयों, गर्मी में कतार विधि से बुआई के लिए उड़द का 19 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इसे उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ही बुआई करें। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल्के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो उड़द फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हुए 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। उड़द की फसल में निंदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था 25 से 30 दिनों तक रहती है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निदाई गुड़ाई करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है, इसलिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करें, जिससे उड़द की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। किसान भाइयों, उड़द की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल में कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो सकता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फसल को इन रोगों से बचाना जरूरी है। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो निरंतर आसमान में बादल बने हुए हैं। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही कि रतुआ की समस्या, जिसको पीला रतुआ होता है, काला रतुआ होता है और भूरा रतुआ होता है, जिसको रस्ट भी बोला जाता है। तो मुख्य रूप से जो होता है काला रतुआ और भूरा रतुआ की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि जो काला रतुआ होता है उसमें चॉकलेट रंग का जो होता है उसमें पुस्टूल बनते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, धारियाँ नुमा बनती हैं और शुरुआती दौर में यह केवल पत्तियों में पाई जाती हैं। इस पे उभार होता है, लेकिन अगर इसका प्रकोप
प्रभाव बहुत अधिक होता है अगर मान लीजिए, तो यह जो होता है डंठल तने तक भी यह पहुंच जाता है और पौधे में क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसको रोक देता है, पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा जो होता है वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है, पत्तियां और डंठल भी। ये रोग जनक मृदा में रहता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। इसके नियंत्रण के लिए जो है मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है, इसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या टेबिकोनाजोल जो होती है उसकी 1 ग्राम मात्रा को भी जो है 1 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हम गेरुआ या रतुआ रोग जिसको हमारे कृषकों के द्वारा बोला जाता है उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है दूसरा गेहूँ की मुख्य बीमारी जो है कड़ुआ रोग जिसका बोला जाता है, जिसको फॉल्स स्मट भी बोलते हैं। इसमें आप यह देखेंगे यह एक तरीके का बीज जनित रोग है। जब हम कृषक जो है बीजों को जब हम बुआई के समय जो है कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा या विटावेक्स के द्वारा अगर जब बीज को उपचारित करके नहीं बुआई करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जब दाने जो होते हैं बालियां में जब बनती हैं तो दाने जो होते हैं एकदम काले रंग के हो जाते हैं, पाउडर के रूप में हो जाते हैं। उसके कारण जो होता है उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है। यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोग जनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको हम बताना चाहेंगे, कभी भी जब बुआई करनी हो तो निश्चित रूप से हम बीज को उपचारित कर कर ही बुआई करें। गर्मी के दिनों में जो है हम गहरी जुताई जरूर करें और जो जैसे हम अगर जैविक के रूप में है तो जैविक में जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी की जो है 4 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित कर कर ही हम उपयोग में करें, या अगर रासायनिक दवाओं में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ जो होता है उसकी 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करके लगाएं। इसके अलावा जो होती है कल्चरल मेथड भी होता है, जिसे पारंपरिक विधि भी होती है, जिसमें अगर जिन पौधे की बालियां अगर आपको इस तरीके से काले रंग की दिखाई देती हैं तो उसको पन्नी में ढककर उसको तोड़ लें और किसी गड्ढे में जला दें या उसको गड्ढे में जो है गाड़ देते हैं। इससे क्या होगा, उसके जो स्पोर है वो उड़ेंगे नहीं हवा में और दूसरे जो गेहूं की किस्में हैं या अन्य जो क्षेत्र में है उस पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। और अगर खड़ी फसल में कड़ुआ रोग हमें अगर दिखाई देता है तो इस समय जो होता है टेबिकोनाजोल जो नामक दवा है उसकी 1 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से कड़ुआ रोग को बचा सकते हैं। अब मुख्य रूप से जो गेहूं की फसल में तीसरी बीमारी है वह है पाउडरी मिल्ड्यू बीज है। तो आप देखेंगे इसकी पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि पत्तियों पे जो होता है सफ़ेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा, या कई बार तने पर भी जो है सफ़ेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा। और यह क्या होता है, अगर इसका प्रभाव अधिक होता है तो यह पीले रंग का होने के बाद जो है पौधे को पूरा मुरझा देता है और इसके कारण जो है उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से किसान भाइयों घुलनशील सल्फर की जो है 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है उसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में अगर घोलकर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, जैविक विधियाँ भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई चौपट, किसानों की फसलें हुई तबाह, किसान हुए हैरान परेशान। अब करें तो क्या करें? किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से चल रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की विभिन्न फसलें बारिश के कारण चौपट हो चुकी हैं। इसके साथ तेज हवा के साथ फसलें आड़ी गिर गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फसलें पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। किसानों के सारे अरमानों पर मानो पानी फिर गया हो। किसान हैरान परेशान है। अब करें तो आखिर क्या करें? बदले मौसम के बाद हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हैं वो खासी तबाह हुई हैं। मैं झुंझुनू के एक खेत में मौजूद हूं और यहाँ पर आप फसल देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फसल है वो मिट्टी में मिल चुकी है और किसानों की जो मेहनत है वो अब जो है वो बेकार हो गई है। और मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ओलावृष्टि के बाद खेतों में किस तरह का क्या नुकसान हुआ है। किस तरह का क्या नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खेतों में कुछ भी नहीं बचा, न तूड़ा बचा न गेहूँ बची। काफ़ी नुकसान हुआ है। हर किसान अपना माथा पकड़े हुए बैठा है। इसका मुआवजा दिया जाए। कितने बीघा में आपने खेती कर रखी थी? ओलावृष्टि के बाद कितना क्या नुकसान हुआ है? हमने 40 बीघा में खेती कर रखी थी। 40 बीघा में कुछ भी नहीं है, दाना भी नहीं है और इस ओलावृष्टि से पूरा चौपट हो गया। खाने के लिए दाने भी नहीं होंगे और पशु के लिए तो चूड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये जो वृष्टि हुई है बरसात के बाद, तो इस इलाके में कितना क्या नुकसान हुआ है? इस इलाके में 90% नुकसान हो गया है। केवल फूस बचा है, वो भी दंताली से सोरेंगे तो इकट्ठा होएगा, नहीं तो दाना एक भी नहीं बचा है। सरसों बची हुई थी, उसका दाना दाना खिंड गया ज़मीन में। गेहूं का एक दाना भी किसान को नहीं मिलने वाला है, वो भी मिट्टी में मिल चुका है। और किसान का खर्चा है वो ब्याज पर कोई उठाया है, कोई कर्जा करके उठाया है, वो बेचारा परेशान है। इसलिए दरख्वास्त है कि किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाए उसकी मेहनत का। और गवर्नमेंट आके देखो, तफ्तीश करो हर खेत की, हर जगह की क्या हाल हो रहा है। पूरा मिट्टी में मिल चुका है। हुई ओलावृष्टि के बाद जो किसानों की फसलें हैं वो तबाह हो चुकी है और किसानों का कहना है कि इस फसल से अब पशुओं के लिए जो चारा है वो भी नहीं बच पाएगा। अब ऐसे में किसानों के साथ साथ जो पशु है उनके सामने भी चारे का संकट इस ओलावृष्टि के बाद खड़ा हो जाएगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। राज्य में कई दिनों से मौसम परिवर्तन के साथ ही ओलों के साथ तेज हवा से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, जौ, चना, मेथी, सरसों, इसबगोल, जीरा, लहसुन और सब्जियों की फसलों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। ओलावृष्टि और बारिश ने सभी फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो वहीं कृषि मंडियों में भी पड़ी हुई फसलें बारिश से भीग चुकी हैं। किसान बेहद ज्यादा हताश और परेशान हैं और किसानों का परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि फसलें पकाव पर थी। कई जगह कटाई हो गई थी, फसलें खेतों में पड़ी थी। अब ये फसलें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। अनेक गांव में भारी ओलावृष्टि से फसल पर ओलों की चादर बिछ गई। ओलावृष्टि के बाद लागत निकालना तो दूर की बात है, अब फसल में कुछ भी नहीं बचा है। पशुओं के लिए चारे का संकट भी आन पड़ा है। इस बेमौसम बरसात ने किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलें ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हो गई हैं, तो आप फसल बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाएं। पक्की फसलों की कटाई करें और काटी गई फसलों को धूप में सुखाएं ताकि फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कृषक गजेंद्र यादव ने। ये गाय की गिर नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, देसी गाय की अगर बात करते हैं तो गिर गाय जो हम यहाँ पर रखते हैं अपने फार्म पर, गिर गाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगातार ज्ञापन होती है, लगातार ब्यात हमें मिलता है। किसान भाइयों, इन देसी गायों की बड़ी विशेषता ये है कि इनका रखरखाव पर खर्चा संकर गायों की तुलना में कम आता है। साथ ही वर्ष भर आपको दूध मिलता रहेगा। साथ ही इस गाय का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। दूध में अगर आप बात करें तो A2 मिल्क की श्रेणी में ये दूध आता है। देसी गाय भारत की जो जलवायु है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जलवायु में इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि जो गिर गाय है ये देसी नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय है। किसान भाइयों, यदि आप गिर गाय का पालन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस गाय की पहचान के लक्षणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। किसान भाइयों, गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी होता है। इस गाय का शरीर मध्य से लेकर बड़े आकार तक पाया जाता है। इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनका माथा चौड़ा और उत्तल आकार का होता है। साथ ही सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। मादा गिर गाय का औसत वजन 385 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर गाय का औसतन वजन 545 किलोग्राम और ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों को ध्यान में रखकर गिर गाय की आसानी से पहचान कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा घूमना फिरना, यानी 1-2 घंटा आप अगर इसको खुले एरिया में घुमा कर लाएंगे, चरा कर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि दूध का उत्पादन अधिक होगा। किसान भाइयों, अगर आप गिर गाय के लिए आहार मिश्रण तैयार करते हैं तो 100 किलोग्राम आहार मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 40 किलोग्राम गेहूं व मक्का का दलिया, 25 किलो चना और मूंग की चूरी, 10 किलो बिनोला की खली, 22 किलो सोयाबीन की चूरी और 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण को आपस में मिलाकर आहार तैयार कर ले। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए इस आहार मिश्रण की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को प्रतिदिन दे। दूध देने वाली गाय को अलग से 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के साथ देना होता है। किसान भाइयों, पशुओं को बाहर चराने से भी उनसे बेहतर दूध का उत्पादन मिल जाता है। साथ ही हरा चारा खाने के बाद आप देखेंगे कि जो आप उस पे बाट पर, यानी जो कंसंट्रेट मिक्सचर आप देते हैं, दाना आप देते हैं, उस पर कुछ मात्रा आप कम कर सकते हैं, क्योंकि हरा चारे में सभी जो लवण हैं, जो विटामिन हैं, वो उसको उससे मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी एकीकृत कृषि में, जैसे मैंने अभी बताया है, कि कुछ देसी गायें जरूर रखें, जिससे आपको और अधिक मुनाफा होगा। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से